तो आइए हम लोग समझते हैं उस बेसिक चीज को जो हमें यह बताएगा किसी भी न्यूमेरिकल को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और उस मैजिकल पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? सिस्टम। हम लोग जानने जा रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके बदौलत किसी भी मैथ के क्वेश्चन को हम बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम देखना, अब इसको मैं इरेज करता हूं, यहां लिख देता हूं सिस्टम। क्या लिख देता हूं? सिस्टम। देखो बेटा, ये क्या है? सिस्टम है भैया। अब आपको कुल मिला जुला करके 5 सिस्टम जानने हैं। कितने सिस्टम? 5 सिस्टम। ये जादू है बच्चों, इसको सिस्टम ही मत समझो। ये दिस इज द मैजिक, ये एक प्रकार का मैजिक है और आप इसको अप्लाई करना कभी भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में और देखना मैजिक होता है कि नहीं। आप कहोगे कि हाँ सर, आपने बहुत सही चीज बताई हमको, हम यही तो नहीं सोच पा रहे थे जो अब सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला देखो, सब जाने सुने हैं लेकिन आप उस चीज को याद नहीं रखे, उस सिस्टम में शामिल नहीं किया, आप सिस्टम के बारे में सोचे ही नहीं। देखिए पहला सिस्टम है जो अभी मैंने आपको बताया। किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, किसी भी सवाल को या प्रश्न को, किसी भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी हैं बच्चों, ये याद रखना। देखना, मैं आपको रियलाइज करा दूंगा, मैं एक फील करा दूंगा कि नहीं सर वाकई में ये बहुत ही छोटी बातें हैं बट मोटी बातें हैं। देखिए वो क्या है, सुनिए। पहला क्या है? किसी भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। अब चलिए एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन बताता हूं। आप बताइए, कोशिका की खोज किसने करी थी? उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने करी, जीवित कोशिका की खोज किसने करी। तो आप अगर सिर्फ आपने ध्यान किसमें दिया? आपने ध्यान दिया कोशिका की खोज किसने करी, मार दिया रॉबर्ट हुक, और दिया था जीवित कोशिका की खोज किसने करी। हो गया ना गलत? तो यहां पे क्या करना है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, जरा बताइए मुझे। किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ध्यान से हम पढ़ेंगे नहीं तो हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि चलिए अपने पिताजी का नाम बताइए, और आप खड़ा हुए सर मेरा नाम ये है, आपने क्वेश्चन को सुना ही नहीं। आपके पिताजी से नाम, आपके पिताजी का नाम मैंने पूछा लेकिन आपने तो अपना नाम बता दिया। क्यों? घबराहट में, आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन को सुना नहीं। अगर क्वेश्चन आपने नहीं सुना तो उसको फिर से पूछिए, सर प्लीज एक बार और क्वेश्चन रिपीट करिए। ऐसे तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए तब उसका आंसर करिए। तो ये दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने माइंड में रीड रखिएगा, नोट रखिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दूसरे नंबर पे है दिए गए मानों को लिखना। दिए गए प्रश्न में, रुक जाइए, प्रश्न में अभी आप नोट मत करिएगा बच्चों, ठीक है, मैं जब कहूंगा तभी नोट करिएगा। प्रश्न में दिए गए मानों को पहचान कर लिखना। ये प्रश्न में दिए गए मानों को पहचान कर लिखना, और क्या पूछा है, क्या पूछा गया है यह जानना। क्या पूछा गया है यह जानना। देखो यह भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आप फील करो अपने मन में, क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं। आप अगर प्रश्न में कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, वो किसकी वैल्यू है, अगर आप ये जान जाओ तो आधा क्वेश्चन तो वहीं ढेर हो जाएगा, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ये दूसरे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिंपल सा एग्जांपल एकदम लेता हूं, क्योंकि हमारे यहां इस समय जो बच्चे बैठे हुए हैं एकदम देखो जीरो लेवल से मैं चल रहा हूं। ये आपका जीरो लेवल है एकदम, ठीक है, जीरो लेवल। जीरो टू हीरो क्लास चल रही है आपकी, जीरो टू हीरो। हमें आपको जीरो से क्या बनाना है भैया, हमें हीरो बनाना है। तो हम जीरो से चल रहे हैं एकदम। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। देखिए सिंपल एग्जांपल क्या है बच्चों, एक बस है बेटा, क्या है, एक बस है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर, क्या किलोमीटर बच्चों, 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। क्या करती है, 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। चाल बतानी है आपको, क्या बतानी है, चाल। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने
क्वेश्चन को पढ़ा, आपको क्या क्या दिखाई दिया? एक दिखाई दे रहा है 2 घंटे। न्यूमेरिक वैल्यू को ध्यान दीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू, बाकी क्या लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पढ़िए और उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू पे ध्यान दीजिए। आंकिक जो वैल्यू दी हुई है उस पे, आंकिक मानों पे 2 घंटे। अब बताइए घंटा किसका मान होता है? घंटा समय का, समय को घंटे में मापते हैं। तो हल करते समय सबसे पहला काम, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, पहला पॉइंट आपने क्या किया, प्रश्न में दिए गए मानों को पहचान रहे हैं। अब आप पहला मान पहचान लिया आपने कि समय दिया है भैया, समय बराबर लिख दिया आपने 2 घंटे। आगे आप पढ़े 100 किलोमीटर दूरी तय करती है, आपने ये पहचान लिया कि भैया 100 किलोमीटर क्या है? दूरी है। क्या पूछा है? चाल बताइए, तो आपने ये भी लिख लिया कि हमसे चाल पूछा है। अब देखिए तीसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे आपको क्या सोचना है बच्चों? मात्रक को समान करना है, मात्रक को समान करना। देखिए तीसरा मैजिकल पॉइंट है बच्चों, मात्रक को समान करना। अब देखिए यहां पे तो मैंने घंटा और किलोमीटर में मान दे दिया, आप चाहोगे तो चाल बराबर दूरी बटन समय से सटाक से लगा दोगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी उसकी। बट यहां पर बच्चे गलत कहां करेंगे, कब करेंगे? जब यहां पे दे दिया जाए कि बस 2 घंटे, या यहां पे दे दिया जाए मिनट में दे दिया जाए, 90 मिनट लिख दिया जाए, 90 मिनट में, 90 मिनट में 180, चलो किलोमीटर ही लिख देता हूं, किलोमीटर दूरी तय करती है। अब आपने क्या किया? सिस्टम लगाया एक ठो, किसी भी प्रश्न को ध्यान से पढ़ा है आपने, पढ़ लिए। आपने प्रश्न में दिए गए मानों को पहचान कर लिखना, और क्या पूछा है ये भी आपने दूसरे सिस्टम को भी फॉलो करके आपने लिख लिया कि समय दिया हुआ है 20 मिनट, ठीक है, सॉरी 90 मिनट, समय दिया हुआ है 90 मिनट, दूरी कितनी तय कर रही है? 180 किलोमीटर। चाल भी आपने पहचान लिया, सर जी के दूसरे सिस्टम का भी आपने पालन करके आपने क्या किया, उसको भी पहचान लिया, और आपने चाल भी लिख लिया कि भैया हमको चाल निकालना है, ठीक है। अब आपने लगा दिया सूत्रधाय से चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बहुत स्पीड में लगा दिए और आंसर आ गया 2, और आप फूले नहीं समा रहे कि सर मैंने तो सॉल्व कर दिया, और आप यहां पे गलत कर चुके हैं, लेकिन आप फूले नहीं समा रहे। बहुत खुश हैं आप, हैप्पी हैं कि मेरा गलत हो ही नहीं सकता, सर ने जैसे बताया था मैंने वैसे लगाया है सवाल को। लेकिन सर आपने तीसरे नियम, तीसरे सिस्टम पे ध्यान ही नहीं दिया। तीसरे सिस्टम पे भी ध्यान देना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सिस्टम क्या था? मात्रक को समान करना। आप देखिए ना, ये मिनट में है, ये घंटा में है, दोनों एक ही यूनिट, एक ही पद्धति के मात्रक नहीं है। अभी आपको मैं मात्रक की पद्धतियां पढ़ाऊंगा। 3 पद्धतियां होती हैं बच्चों, एक होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है एफपीएस पद्धति, एक होती है एमकेएस पद्धति। इसी को बदल करके इसका नाम रख दिया गया था इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो ये 3 पद्धतियां जब आप पढ़ेंगे तो ये आईने की तरह साफ हो जाएगा कि ये मिनट में दिया है तो इसको घंटा में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, और ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। तो इसके लिए आपको धैर्य बनाना होगा। क्या बनाना होगा बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। चौथा सिस्टम, सिस्टम नंबर 4। सिस्टम नंबर 4 क्या है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट भैया सूत्र। आपको पहला सिस्टम लगाने आ गया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिए, आपने प्रश्न में दिए गए मानों को पहचान करके लिख लिया, और क्या पूछा गया है यह भी आपने नोट कर लिया। सर आपने क्या किया? नोट कर लिया कि सर ये दिया है, ये पूछा है। आपने मात्रक को भी समान करना सीख लिया कि चलो भैया ये 90 मिनट है, इसको बराबर करके लिख लो 1.5 घंटा। 90 मिनट बराबर 1.5 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 30 मिनट बराबर आधा घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा 1.5 घंटा, कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा। दूरी कितना है? 180 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, सूत्र में याद नहीं है, आपने पहला नियम लगाया, दूसरा सिस्टम लगाया, तीसरा सिस्टम लगाया, चौथा पे ढेर। सूत्र में याद नहीं है कि चाल बराबर होता क्या है, सवाल लगाओगे कहां से? नहीं लग पाएगा, और इसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाला। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सूत्र भी याद करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जान गए होंगे, लेकिन इस पे आपको मेहनत करनी है। सूत्र आपको किसी भी कीमत पे याद करनी है। क्लियर हो गई बात?
चले पांचवें सिस्टम पे, सबसे लास्ट लॉलीपॉप नियम क्या है? देखिए, कैलकुलेशन इसको बोलते हैं या गणना करना, जो कि आप कक्षा 2, 3, 4, 1, 2 से ही करते आ रहे हो। और वो क्या है? गुणा, भाग, जोड़, घटा। बताओ बच्चों, यहां पे अगर मैं लिख दूं चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र मान लो याद है, मान भर करके हमको क्या करना है सर? 180 बटे 1.5 लिखेंगे, भगवै न देना है। तो है ना, गणना करना है कि नहीं? गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना है और घटाना, यही 4 चीजें तो करनी है। लेकिन कैसे करनी है? सिस्टम से करनी है। कैसे करनी है बच्चों? सिस्टम से करनी है। तो ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है कि नहीं? अगर आप इस सिस्टम को जान जाओगे तो वास्तव में क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे कि नहीं करने लगोगे? करने लगोगे ना बच्चों। तो फटाफट इन 5 सिस्टम को नोट करिए और चलिए देखते हैं अगला सिस्टम। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या चीज है। बच्चों, आपने पढ़ा था तीसरे नंबर पे क्या चीज? मात्रक को समान करना ना। तीसरा मैजिकल पॉइंट क्या था? मात्रक को समान करना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मात्रक होता क्या है, फिर इसके बाद हम लोग मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है? किसी राशि को मापने के लिए उसी राशि के समान प्रकृति वाले चुने गए मानक को मात्रक कहते हैं। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहां भारत इंडिया में जुगाड़ से भी लोग काम करते हैं। कुछ लोगों के पास बटखरा नहीं है अगर सामान का लेन देन करने के लिए, तो लोग क्या करते हैं? सही कहा आपने, पत्थर, ईटा, कुछ भी उनको मिल जाए उसको कहेंगे भैया ये पौवा है, ये अद्धा है, 1 किलो है। बड़का पत्थर लहा लिए तो कहेंगे पसेरी है, और बड़ा लहा लिए तो कहेंगे ये 1 मन का है, 40 किलो, सीधे 1 मन नाप देंगे उसी से। तो वो कैसे बनाते हैं? असली बटखरा से नाप करके, उसी चीज को कहा गया है बच्चों। तो जब हमारे यहाँ मात्रक मतलब जब बनाए जा रहे थे हमारे यहाँ, तो सबसे पहले क्या किया गया? सारे देश के लोग, भाई देश से लेन देन करना होता है, आयात निर्यात करना होता है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति का मतलब होता है जो पूरे राष्ट्र में लागू है। तो इसके लिए क्या की गई? लेन देन आयात निर्यात करने के लिए देश ने, सारे देशों ने मिल करके क्या किया? एक पद्धति बनाई। उस पद्धति के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? लेन देन करते हैं। मतलब हमारे यहां अगर उस सामान को उतना कहा जा रहा है तो दूसरे देश में उतने सामान को उतना ही कहा जाएगा। मतलब जैसे हम अपने यहां 1 किलोग्राम आलू को 1 किलोग्राम बोल रहे हैं, तो चाइना में 2 किलोग्राम नहीं बोलेंगे, वहां भी 1 किलोग्राम ही बोलेंगे। क्योंकि अगर हम चाइना से कोई सामान अपने देश में मंगा रहे हैं तो हम अपने देश में कैसे बेचेंगे उतना? अगर हम 1 किलो वहां से 5 रुपया में मंगा रहे हैं तो हम यहां 6 रुपया में बेचेंगे, तब नहीं रुपया कमाएंगे। तो इसीलिए हमको ये पता तो रहे कि चाइना वालों ने कितना बटखरा से तोल के दिया है, वही बटखरा मेरे पास भी रहेगा, तब हमको घाटा नहीं होगा। पता चला उनका बटखरा हल्का है, हम वजन बटखरा से तोल के दे रहे हैं, दिक्कत हो जाएगी ना। तो हाँ, तो बच्चों जानते हो इसके लिए किया क्या गया? इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? एक मानक बनाया और उस मानक को कहा कि भैया देखिए ये जो लोहे का आप देख रहे हो गोला, ये 1 किलोग्राम है। सभी राष्ट्र के लोगों ने, सभी देश के लोगों ने क्या किया? उसका नाप ले लिया। सभी लोगों ने तौल लिया कि हाँ 1 किलो है, हम भी इतने को ही 1 किलोग्राम, अब इसको ले आके यहां पे तौल करके बटखरा बना लिए। चाइना वाले ने भी क्या किया? उसको तौल करके ले जाकर के उतने ही ग्राम का अपने यहां भी एक बटखरा बना लिया। सारे देशवासियों ने क्या किया? अपने अपने देश में उस नाप का बटखरा बना लिया। लेन देन आसान हो गया। अब वो भी 1 किलो जितना तौल के देंगे, हम अपने यहां ला करके तौलेंगे कि भैया कम बेसी तो नहीं ना है, तो भाई बटखरा तो वही है, तो उतना ही आएगा। तो इसीलिए ये क्या बनाया गया? मात्रक। तो उसी को कहा जा रहा है कि किसी राशि को, मान लो आलू है, आलू को मापने के लिए उसी राशि के समान प्रकृति वाले चुने गए मानक को, बटखरवा को कह रहा है मात्रक कहते हैं। बटखरवा क्या है? 1 किलोग्राम क्या है बच्चों? मात्रक है। आप कपड़ा लेने जाएंगे, फीता से नाप के देगा, ऐसी थोड़ी देगा कि हाँ भैया कपड़ा चाहिए लगा था तो कितना में हो जी, हार के दे देगा। जा पता चला कि जब आप सिलवा लिए तो पेट बाहर ही है, बटन बंद ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए नाप बनाए गए, नपना बनाए गए बच्चों। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहले मात्रक को क्या कहा गया? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। ये क्या होता है देखिए। दूसरा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक पहले देख लीजिए। ऐसे मात्रक जो अन्य राशियों के मात्रकों पर निर्भर नहीं रहते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अन्य राशियों के मात्रकों पर निर्भर नहीं रहने का क्या मतलब है? जैसे लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। तो बच्चों मीटर लंबाई का मात्रक होगा और किसी का नहीं होगा। बताओ किसी का मात्रक है लंबाई? किसी और चीज का लंबाई मात्रक हो सकता है? नहीं हो सकता, लंबाई का ही होगा। अब चौड़ाई का कहोगे तो भैया चौड़ाइयों लंबाई होती है,
कहोगे ऊंचाई का भी मात्रक, तो भैया ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है? तो लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, सब मिलाकर के लंबाई ही होता है श्रीमान जी। तो ये मूल मात्रक है। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, वो मूल मात्रक होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। बच्चों आप बताओ, किसी और चीज का सेकंड मात्रक है? समय के अलावा किसी और चीज को सेकंड में नापते हैं? नहीं नापते हैं। तो ये दिस इज द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये मूल मात्रक होते हैं बच्चों। व्युत्पन्न क्या होता है? देखो नाम से ही क्लियर, व्युत्पन्न, दूसरे से उत्पन्न। ये व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। बच्चों जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर गुणे मीटर, 2 मीटर मिलता है तब जाकर के क्षेत्रफल का मात्रक बनता है। तो आपने लंबाई के मात्रक का यूज किया कि नहीं किया? किया। इसलिए क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। बच्चों उसी तरह से चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो आपने मीटर का यूज कर लिया लंबाई के मात्रक का, और समय के मात्रक का भी आपने यूज कर लिया। दो मूल मात्रकों का आपने यूज किया तब जाकर के व्युत्पन्न मात्रक बना। तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। बच्चों समय हो चुकी है, आज की क्लास को हम यहीं स्थगित करते हैं। कल मिलते हैं अगले सिस्टम में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार। क्लास को शुरू करते हैं। तो आप नोट करिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां। मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे बच्चों FPS पद्धति। इसका फुल फॉर्म है फुट पाउंड सेकंड। सेकंड लिखा जाता है बच्चों, सेकंड नहीं। हम बोलते भले हैं लेकिन शुद्ध रूप में क्या लिखा जाता है? सेकंड लिखा जाता है। ये आप याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां हम लोग पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले जब लंबाई को नापने के बारे में लोगों ने सोचा, तो सबसे पहले लोग किसमें लंबाई को नापने के लिए मात्रक बनाए? फुट में। लंबाई को फुट में नापते थे। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो फुट में नापते थे। किसी तौलने वाली वस्तु को किससे तौलते थे? पाउंड में तौलते थे। बच्चों 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 456 ग्राम होते हैं। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 456 ग्राम। 500 ग्राम भी नहीं होता है। आज आधा किलो बन गया है जिसको हम लोग 500 ग्राम कहते हैं, लेकिन पहले 456 ग्राम को क्या बोला जाता था? 1 पाउंड बोला जाता था। और यस से क्या मेजर करते थे? समय को, सेकंड को, ठीक है। तो इस तरह से फुट पाउंड सेकंड, मतलब टाइम को, समय को सेकंड से नापा जाता था, तौलने वाली चीजों को पाउंड से नापा जाता था और दूरी को फुट से नापा जाता था। लेकिन बच्चों धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ, देश का विकास हुआ, सड़कें बनने लगी, नहरें बनने लगी, रेलवे लाइन बनने लगी, तो दूरी को नापने के लिए बड़े मात्रक की आवश्यकता पड़ी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना बड़ा मात्रक बनाया जाए। तो इसके लिए सोच विचार करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे? सीजीएस पद्धति से चीजों को मेजर करेंगे। क्या? सीजीएस पद्धति। क्या बनाया हम लोगों ने? दूसरी पद्धति जो बनाई गई उसका नाम था सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब सी से सेंटीग्राम, दूरी को किससे नापेंगे? सेंटीग्राम में। और द्रव्यमान को किससे नापेंगे? किसी तौलने वाली वस्तु को ग्राम में नापेंगे। और समय को सेकंड में ही नापने के लिए रखा गया कि समय को सेकंड में ही नापेंगे। लेकिन इस पद्धति के बन जाने के बाद जब इसको लिखा जाने लगा, जैसे मान लीजिए कि 1 किलोग्राम हमको लिखना है, 1 किलोमीटर। आज हम लिख दे रहे हैं 1 किलोमीटर, तो भैया 1 किलोमीटर कुछ दूरी होती है, काफी दूरी होती है। लेकिन जब सीजीएस पद्धति थी तो 1 किलोमीटर को क्या लिखा जाता था? 1 लाख सेंटीमीटर। क्या बच्चों? 1 लाख सेंटीमीटर। देखिए सुनने में लग रहा है 1 लाख बहुत ज्यादा दूरी होगी, लेकिन कितनी है? 1 किलोमीटर पैदल आप चले जाएंगे आराम से। अगर यही 100 किलोमीटर हो जाए तब बच्चों, अब 100 किलोमीटर हो जाए तो 2 जीरो इसमें और बढ़ा दो, अब ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ सेमी। अब कुछ एक को जीरो अगर भुला गए तब तो कुल गड़बड़ हो गया। तो काफी सोच विचार करने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि नहीं, ये भी सुटेबल पद्धति नहीं है, इसमें भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? दूसरी पद्धति बनाई, दूसरा सिस्टम बनाया, और उस सिस्टम का नाम रखा एमकेएस सिस्टम। क्या नाम रखा बच्चों? एमकेएस सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं एमकेएस पद्धति। अब ये क्या है? यम का मतलब मीटर। दूरी को किस में नापेंगे भैया? मीटर में नापेंगे।
द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे, किसी तौलने वाली वस्तु को किलो से नापेंगे, और समय को सेकंड ही रहने दिया, समय का मात्रक सेकंड ही तीनों में था। ठीक है, तो जब इससे मेजरमेंट किया जाने लगा तो काफी सुटेबल जो है कि उनको मेजरमेंट लगा, चीजें आसान हो गई। इससे भी बड़े मात्रक बनाए गए, लेकिन इसको वरीयता दे दी गई कि नहीं अब यही सही है, इसको लागू कर दिया जाए। तो इसी का नाम चेंज कर करके क्या रख दिया गया, एसआई सिस्टम रख दिया गया। क्या, एसआई सिस्टम या एसआई पद्धति। आप बार बार कक्षा 10 में या 9 में पढ़ेंगे कि इस राशि का एसआई मात्रक ये होता है, इसका एसआई मात्रक ए होता है। आप देखेंगे तो ये शब्द बार बार आपको मिलेगा। तो यही है एसआई। इसका जन्म कैसे हुआ है देख लीजिए पूरा हिस्ट्री। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही एसआई पद्धति बनाई गई, और जिसके वजह से इसी पद्धति के अंतर्गत जो मूल मात्रक 9 आते हैं उन्हीं से सारा मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए, मात्रकों की विभिन्न पद्धतियों में एफपीएस पद्धति। डिफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए। एफपीएस पद्धति में लिखिए, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के 3 मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। इस पद्धति के 3 मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड। हो गया बच्चों। दूसरा हेडिंग डालिए बच्चों, सीजीएस पद्धति। लिखिए इसमें, इस पद्धति को गॉसी पद्धति या मीटरिक पद्धति या दशमलव पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति के 3 मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। अब देखिए, सी से हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, इसी को बच्चे शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, सेमी। क्या लिखा जाता है, से सेंटी होता है, मी से मीटर। अभी और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे आगे। और द्रव्यमान का मात्रक यहां पे हो जाता है ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। नोट कर लो बच्चों। भाई कंपटीशन का मतलब क्या, यही सब तो आता है। कक्षा 6 की चीजें आती हैं, 7 की चीजें आती हैं, 8 की, क्या कोई अलग से थोड़ी ना पढ़ाई किया जाता है। किताब बस एक तो अलग से बना दिया जाता है कॉम्पिटेटिव लेवल का, छाट छाट के प्रश्न को उसमें एक संयोजित कर दिया जाता है, तो कंपटीशन की किताब बन जाती है। जबकि वो कक्षा 6 की बुक से का भी प्रश्न उसमें समाहित रहता है, 7 का भी रहता है, 8 का भी रहता है, 9 का, 10 का, सभी बुक से। मतलब कक्षा 6 से विज्ञान का किताब लेगा, 7 का लेगा, 8, 9, 10 का लेगा, और सभी में से प्रश्न छाट छाट करके ऑब्जेक्टिव वाला एक किताब बना देगा। हो गया कंपटीशन की बुक, कंपटीशन का किताब हो गया। तो ऐसा नहीं कि अलग से पूछा जाता है, सब यही चीजें हैं बच्चों। तो अभी से अगर आप पढ़ते चलोगे तो आगे चल करके थोड़ा सा बस आपको क्या करना रहेगा, रिवाइज करना रहेगा। और जो करंट अफेयर रहता है वही पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर ही डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जीके और करंट अफेयर, ये तो बहुत सारे बच्चे, आप लोग बहुत लापरवाही से भले पढ़ते हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे, हमारे राज्य में ही इतने ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ईमानदारी से, सेंसिटिव ढंग से, अच्छे से पढ़ते हैं, और वही सफलता पाते हैं, सक्सेस भी होते हैं वो। ये नहीं कि आप पढ़ करके घर गए, बैग फेंक करके अपना चल दिए घुमाई करने। जा करके घर पे 2 घंटा 4 घंटा वो पढ़ते हैं अच्छे से, तब जाकर के उनका पूरा लेवल कंप्लीट हो पाता है। अब इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन चुके हैं। अगर पूछूं आपसे, कल पूछूंगा, देखता हूं कि इतने लोग बता पाते हैं, बहुत कम लोग बता पाएंगे। याद करते चलिए अभी से, ताकि आगे आपको ज्यादा कंपटीशन की जब आप तैयारी करें तो ज्यादा पढ़ना ना पड़े। किताब जब आप खोलें तो आपको लगे कि अरे यार ये तो मुझे आता है, कोई दूसरा चीज पढ़ूं मैं। ठीक है, करंट अफेयर इतना रहेगा, जीके इतना रहेगा कि तुमको किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी से पढ़ते चलिए। चलिए आगे चलते हैं, लिखिए अगली पद्धति क्या है बच्चों, एमकेएस पद्धति। लिखिए हेडिंग, एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति के मात्रक बहुत छोटे तथा असुविधाजनक होने के कारण सन 1935 ईस्वी में इस मीटरिक पद्धति को प्रस्तावित किया गया। इस पद्धति के 3 मूल मात्रक निम्नलिखित हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड। ये नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, तो जब ये बन गए और ये सुविधाजनक जब लगे वैज्ञानिकों को, सभी लोगों को, तो लोगों ने कहा कि भैया इतने ही चीजें, सिर्फ हमको दूरियां थोड़ी ना नापनी है, हमको वजन ही थोड़ी ना तोड़ना है, या सिर्फ समय ही थोड़ी ना हमको नापना है, हमें बिजली भी नापना है कि कितनी बिजली हम ले रहे हैं किसी को, या किसी को कितनी बिजली दे रहे हैं। टेम्परेचर कितना है ये भी तो नापना है। इन सब के क्या मात्रक हैं, तो वैज्ञानिकों ने उनके भी मात्रक बनाए।
और उनके मात्रकों को भी इन्हीं में सम्मिलित कर दिया गया। तो जब इनमें सम्मिलित कर दिया गया तो भाई एसआई पद्धति के 3 ही मात्रक थे, अन्य मात्रकों को जब इसमें सम्मिलित किया गया तो बोला गया कि भैया तब इसका नाम चेंज कर दीजिए। इसका नाम चेंज किया गया, क्या नाम रख दिया गया? एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति में ये 3 मात्रक भी मिलते हैं और बाकी 6 और मात्रक भी आपको मिलते हैं, जिनको हम लोग मूल मात्रकों के नाम से जानते हैं। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए एसआई पद्धति, और हम इसमें जानेंगे कि वो 9 मूल मात्रक कौन से हैं। लिखिए एसआई पद्धति। सारे क्लास एक तरफ और ये जो बेसिक की क्लास है बच्चों वो एक तरफ, ये जान लीजिए। फाउंडेशन आपका मजबूत है, नींव मजबूत है तो मकान आप उतना ही बेहतर बनाइए। 10 तल्ला 20 तल्ला बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नींव कमजोर है, 10 तल्ला पर जाओगे मकान अपने आप धंसने लगेगा या गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नींव को मजबूत कर रहा है। तो इसलिए क्लास को एकदम कंटिन्यू करिएगा, 1 महीने कंटिन्यू पढ़ लीजिए, फिर देखिए आप में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए लिखिए बच्चों, एसआई सिस्टम में लिखो, यह अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक, इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 समपूरक मात्रक हैं। देखिए बच्चों, एसआई सिस्टम के अंतर्गत ये 9 मात्रक आते हैं। 7 ठो मूल मात्रक हैं और 2 ठो समपूरक मात्रक हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? समपूरक मात्रक। समतल कोण का मात्रक रेडियन। समतल कोण क्या होता है? जो समतल पे बनाया जाता है। जैसे एक बोर्ड क्या है? समतल है। हम यहां पर एक त्रिभुज ऐसे बना दें तो यहां पे जो कोण बनेगा वो उसको हम क्या कहेंगे? समतल कोण। क्या कहेंगे? देखिए ये समतल पर बने हुए कोण है, ये समतल कोण है। लेकिन अगर कोई 3 डायमेंशनल वस्तु है तो उसका जो एंगल होता है उसको हम क्या कहेंगे? ठोस का कोण। ठोस का कोण जैसे कोई लोहा है ना, प्रिज्म, प्रिज्म देखे हो आप लोग? तो प्रिज्म क्या एक ठोस होता है। प्रिज्म क्या होता है बच्चों? ठोस होता है। मेरे पास है लेकिन अंदर है, चलो दिखा देंगे कभी। तो वो ठोस का कोण होता है, उसका मात्रक स्टे रेडियन होता है। ठीक है, और आप जानते हो 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 1 रेडियन बराबर होता है, देखो पाई रेडियन बराबर होता है 180 अंश। 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई। अब ये सब लिखवाएंगे हम, ठीक है। फिलहाल अभी आपका फोकस किस पे रहना चाहिए? मूल मात्रकों पे। बच्चों यही वो मूल मात्रक हैं जिनकी सहायता से सारे राशियों के मात्रक बनाए गए हैं। कोई भी एक राशि बोलिए, देखिए देखिए मैं बोल रहा हूं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन वो न्यूटन असली मात्रक नहीं है बच्चों। वो न्यूटन ने उस मात्रक की खोज करी थी, इसलिए उसको उनके सम्मान में न्यूटन कहा जाता है। बल बराबर, देखो मात्रक बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मात्रक बनाते हैं बच्चों। जैसे बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है ना बच्चों। अगर हमें मात्रक निकालना है तो हम यहां लिखेंगे बल का मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। लेकिन त्वरण का मात्रक तो पता ही नहीं है, तो सोचबा कि त्वरण बराबर होता क्या है? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग बटे क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय को हम क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। केजी तो लिख चुके हैं द्रव्यमान का मात्रक। अब बताइए वेग का मात्रक क्या होता है? तो ईओ नहीं पता है, तो फिर हम सोचेंगे वेग बराबर क्या होता है। तो कुल मिला जुला करके क्या सूत्र बन जाएगा? किलोग्राम मीटर। अब बटे सेकेंड स्क्वायर है तो इसको ऐसे करके लिखा जाता है। दिस इज द स्टाइल ऑफ लिखने का तरीका है। ये स्टाइल है इस तरह से लिखने का। मात्रक को बटे करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे बच्चों कि मात्रक कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? देखो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखो किग्रा को देखो, मीटर को देखो, सेकंड को देखो, निश्चित इसमें मिलेगा। किसी भी राशि का मात्रक लिखो तुम, दुनिया के किसी भी राशि का, उसके मात्रक आपको इसमें जरूर मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं से सारे के सारे मात्रक बनाए गए हैं। ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। इसीलिए इसको कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट, मतलब मूल मात्रक। मूल माने जड़, ठीक है। सारे मात्रकों को यही इन्हीं से बनाया गया है। तो इनको हम उम्मीद करते हैं कि आप याद कर लोगे। बच्चों कंपटीशन के एग्जाम में ज्योति तीव्रता का मात्रक पूछा था, सोच लीजिए। ज्योति तीव्रता का मात्रक रेलवे के एग्जाम में पूछा था, कैंडेला। तो अब सोचिए यहीं से ना तैयारी हो रही है आपकी कि उस समय जाके याद करोगे, तुम ऐसे ही रह जाओगे। अभी से याद करते चलिए। अब आज ये पढ़ लिए तो कल को ये दिमाग में आपके हो जाना चाहिए। कोई भी पूछे कि भैया विद्युत धारा का मात्रक, तो सटाक से जवाब आना चाहिए कि एम्पियर होता है।
वो अलग बात है कि आप जो चीज नहीं पढ़े हो, नहीं बता पा रहे हो, वहां पे आप एक्सक्यूज दे सकते हो कि अरे यार अभी मैं ये नहीं पढ़ा हूं। पढ़ी हुई चीज आपको याद नहीं है, लानत है आपको, धिक्कार है आपको कि आप ऐसे विद्यार्थी हो कि जो पढ़ी हुई चीजों को याद नहीं रख रहे हो। तो आपका काम है चीजों को याद रखना, लिखवा दिया जा रहा है, आप याद करिए उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सिस्टम की। अभी क्या साल हुआ? 65 साल, 24 साल, 65 24 जोड़ लो, लगभग हो गया 89 90 साल हुआ। 90 साल पहले सब चीजें थी नहीं, सोची जा रही थी कि क्या बनाया जाए। 90 साल पहले, 100 साल नहीं बीता। सोचो 100 सालों में इतना परिवर्तन हो गया, अगले 100 सालों में कितना परिवर्तन होगा, पता नहीं क्या क्या खोजें की जा चुकी होंगी। हम लोगों के बच्चे उन चीजों का मजा लेंगे, हम लोग दांत चिहार के ऊपर मजा लेंगे। देखो बच्चों, अब आगे हम लोग जानेंगे कि मात्रक लिखते कैसे हैं, मात्रकों को लिखने के नियम। हेडिंग डालो, मात्रक लिखने के नियम। बहुत छोटी सी चीज, मात्रक लिखने के नियम। बच्चों अगर कहा जाए कि 100 किलोग्राम कोई चीज है, तो ये बताइए कि क्या ये सही है? ये 100 एक वचन है कि बहुवचन? हाँ, 100 एक वचन है, 100 बहुवचन हो गया बेटा। अरे दो, इंग्लिश में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये भी पूछा जाता है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो आप कहोगे सर संस्कृत में या हिंदी में वचन 3 प्रकार के होते हैं और इंग्लिश में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ये जवाब आपका बेस्ट होगा, एग्जामिनर खुश जवाब दिया है। और अगर आपने कहा कि सर वचन 2 प्रकार के होते हैं, तो वो तुरंत कहेगा क्यों 3 प्रकार के नहीं होते? तो आप नर्वसिया जाएंगे, अरे यार हाँ 3 प्रकार के होता है। तो आप ऐसा जवाब दीजिए अगले को कि जो आपका परीक्षा ले रहा है या जो भी आपका साक्षात्कार कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, वो खुश हो जाए और आपको नौकरी देने पे मजबूर हो जाए। समझ गए? तो बताओ 100 केजी लिखना सही है कि 100 केजीज लिखना सही है? 100 केजीज, तो सर ये गलत है। वैज्ञानिकों ने, देखो बच्चों, अगर 100 केजीज लिख दोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया केजी लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे तो किलोग्राम ही लिखेंगे, किलोग्राम्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यही सब चीजें हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। अब चलिए नियमों पे चलते हैं हम लोग। मात्रक लिखने के नियम बच्चों, हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें नंबर 1 नंबर डाल करके स्टेप बाय स्टेप लिखिए। किसी भी राशि के मात्रक के लिए उन्हीं संकेतों का प्रयोग किया जाता है जो मान्य हैं। जैसे मीटर के लिए स्मॉल एम तथा किलोग्राम के लिए स्मॉल के स्मॉल जी। मतलब स्मॉल ऐसे स्मॉल मत लिख देना, स्मॉल स्मॉल के मतलब भाई छोटका के और छोटका जी, ठीक है। ये इसको स्मॉल के पढ़ते हैं, ABCD बड़ा अक्षर छोटा अक्षर जानते हो ना, वही होता है। ये स्मॉल के है, स्मॉल जी है, बड़का जी ऐसे होता है। देखिए ये आपकी 4 लाइन की कॉपी है अंग्रेजी की। कैपिटल के लिखना है तो ऐसे खींचेंगे, ऐसे करेंगे, दिस इज कैपिटल के। अभी ABCD लिखवा दूं ना तो बहुत लोग नहीं लिख पाएंगे। दिस इज स्मॉल के, दिस इज स्मॉल के, दिस इज कैपिटल के। अब आप सोचते हो कि कैपिटल के और स्मॉल के दोनों ऐसे ही लिखा जाता है, तो आपकी भूल है। देख लो दोनों में डिफरेंस, और ABCD अच्छे से पढ़ो, वो भी पढ़ा देता हूं। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो अभी आप नहीं जानते हो, देखना आपको मिलेगा आगे, कहोगे कि अरे यार अभी ये चीज हम नहीं जानते थे। देखो बच्चों, मात्रक लिखने के नियम में हमने पहला नियम क्या लिखा है? किसी भी राशि के मात्रक के लिए उन्हीं संकेतों का प्रयोग किया जाता है जो मान्य है। दूसरा पॉइंट लिखिए, मात्रक को बहुवचन में बनाने के लिए संकेत के अंत में यस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। हो गया बच्चों? जैसे 100 मीटर को 100 मीटर्स नहीं लिखेंगे। ठीक बच्चों, समझते चलिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बस आपको याद दिलाना है। लिखिए अगला पॉइंट, तीसरा।
मात्रक के संकेत के अंत में फुल स्टॉप नहीं दिया जाता है। सोचिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन सभी लोग गलतियां करते हैं। नहीं दिया जाता है। जैसे लिखा है 5 मीटर, तो ऐसे लिख के ऐसे नहीं करेंगे। तो कहां कोई करता है इतना सवाल? हाँ, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो, लेकिन जानते थे ये बात। चलो लिखिए पॉइंट नंबर 4। ये इसमें जैसे थोड़ी लिखोगे, बस ये समझना है बेटा ना। नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता, बस समझ गए आप। ऐसे बोला ना मैंने कि जैसे ये नहीं लिखोगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अगला लिखिए। मात्रक के संकेत का प्रथम अक्षर, मात्रक के संकेत का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। मात्रक के संकेत का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। क्लियर हुआ? लेकिन अभी आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर कैपिटल भी तो लिखे हैं आप, तो अगले पॉइंट में क्लियर होगा। पहले ये लिख लिए, किससे लिखेंगे? अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। अगला पॉइंट लिखिए। मात्रक के संकेत को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से तभी लिखा जाता है जब मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम से संबंधित हो। जैसे बल का मात्रक न्यूटन का संकेत कैपिटल एन होता है। हो गया बच्चों? लिख लिए? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब समझ गया ना कि कब कैपिटल एन लिखोगे, कब कैपिटल में लिखोगे मात्रक? जब किसी वैज्ञानिक का नाम रहेगा। अब बताओ, कार्य, अरे शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। अब जेम्स वाट का नाम सुने हो? तो ये वाट शब्द जानते हो किसके नाम पे रखा गया है? जेम्स वाट, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो अगर लिखना है 10 वाट का बल्ब या 100 वाट का बल्ब, तो यहाँ पर डब्लू बड़का लिखोगे, यहाँ स्मॉल डब्लू नहीं रहेगा। अब क्लियर हो गया ना कि कब कैपिटल लिखेंगे, कब स्मॉल लिखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी कल। अब एक बच्चों अब हेडिंग डाल दो, मात्रकों के गुणज और अवगुणज। हेडिंग है मात्रकों के गुणज और अवगुणज। मात्रकों के गुणज और अवगुणज। बच्चों कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? मात्रकों को कैसे लिखा जाता है। आपने जाना होगा मात्रकों के प्रकार हम लोग पढ़े थे, फिर मात्रकों को कैसे लिखा जाता है ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो आप लोगों ने 5 पॉइंट तो टोटल लिखा था, उसमें 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो ये कि मात्रकों के लिए जो सिंबल बनाए गए हैं हमें वही सिंबल लिखने हैं। जैसे मीटर के लिए स्मॉल एम बनाया गया तो हमको स्मॉल एम ही लिखना है, और बहुवचन के लिए हमको इसमें यस या यस नहीं जोड़ना है। दूसरी बात, मात्रक लिखने के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें थी, 5 पॉइंट में एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वो बहुत ऐसी चीज नहीं कि जिसको आपको समझाया जाए। अब हम आते हैं मात्रकों के गुणज और अवगुणज पे। ये क्या होता है बच्चों? सुनिए ध्यान से। देखिए, बहुत सारी राशियां हैं और बहुत सारी राशियों के बहुत सारे मात्रक हैं। आप मीटर लंबाई को ही ले लो, लंबाई को हम लोग मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं, डेसीमीटर में भी नापते हैं, डेकामीटर में भी नापते हैं, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इतने ही नहीं बल्कि इससे भी बड़े मात्रक हैं। आप जानते होंगे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पारसेक होता है। तो छोटे भी मात्रक होते हैं, बड़े भी मात्रक होते हैं। तो हमें यह जानना है कि बड़े मात्रक क्या है, छोटे मात्रक क्या है, और गुणज और अवगुणज क्या होता है। तो छोटे मात्रकों को और बड़े मात्रकों को इन्हीं की सहायता से लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है कीटाणु और वायरस जो होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए, अगर सूक्ष्म जीवों की मतलब लंबाई चौड़ाई या उनका व्यास निकाला जाए कि कितने मोटे हैं सूक्ष्म जीव, तो क्या आएगा? 1 नैनोमीटर आएगा। तो अब 1 नैनोमीटर अगला बता रहा है, तो आप उसको कैसे समझोगे कि 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? तो ये आपको याद रखना होगा। कितना होता है 1 नैनोमीटर? 10 के घाते -9 मीटर। अब बच्चों 10 के घाते -9 मीटर क्या होता है? अब देखिए, घात को धनात्मक बनाना है तो इसको 1 बटे करके लिख देंगे, 1 बटे 10 के घाते 9। अब इमेजिन करो 1 मीटर कपड़ा है और 10 के घाते 9 लोगों को बांटना है। 10 के घाते 9 लोगों का मतलब कि 1 पे कै जीरो लिखेंगे? 9 जीरो। कै जीरो लिखेंगे बच्चों? 9 जीरो। 3 3 6 9 जीरो। इकाई दही करो, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 मीटर कपड़ा में 1 अरब लोगों को बांट दो, जितना आएगा वो 1 नैनोमीटर होगा।
बताओ, 1 मीटर कपड़ा को 1 अरब लोगों में बांटोगे तो कपड़ा बचेगा? उसका एक सूता भी नहीं बचेगा। मतलब इतना सूक्ष्म 1 नैनोमीटर होता है। इस कमरे में बहुत सारे सूक्ष्म जीव उड़ रहे होंगे, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपके हथेली पे, आपके शर्ट पे, आपके बैग पे, कॉपी पे, किताब पे, हर जगह छोटे छोटे सूक्ष्म जीव बैठे हुए हैं। क्या वो दिख रहा है? नहीं। उनकी लंबाई, चौड़ाई या उनकी मोटाई या उनका आकार नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो ये नैनोमीटर जो 10 के घात के रूप में लिखा हुआ है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गुणज और अवगुणज। तो यही सब चीजें हम लोग समझने वाले हैं। लिखिए, अब इसमें लिखो बच्चों, मात्रकों के गुणज और अवगुणज में लिखिए, कुछ भौतिक राशियों के एसआई मात्रक या तो बहुत छोटे या बहुत बड़े होते हैं। अतः भौतिक राशि की बड़ी माप के लिए मात्रकों के गुणज और छोटी माप के लिए अवगुणज का प्रयोग किया जाता है। ये गुणज तथा अवगुणज 10 के घात के रूप में लिखे जाते हैं। कुछ गुणजों और अवगुणजों के नाम निम्नलिखित हैं। अब यहां से आपका जीके का क्वेश्चन बनेगा बच्चों। बहुत सारे बच्चे जब कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करते हैं तो ये सब चीजें जो अब अभी आप पढ़ने जा रहे हो याद करते हैं, तो बड़े काम की चीज है। आप इसको नोट कर लीजिए और आप अभी याद रखिएगा। दो ठो 3 ठो रोज याद करेंगे, याद हो जाएगा। अवगुणज, अवगुणज में आप लोग लिख लिया ना, 10 के घाते -8 को क्या कहेंगे? एट्टो कहेंगे। इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। 10 के घाते -5, हाँ 10 घाते -18। 10 के घाते -15 को फेम्टो कहेंगे, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। 10 घाते -12 को पीको कहते हैं, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। 10 के घाते -9 को नैनो कहते हैं और इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। सामने सामने लिखिएगा आप लोग। 10 के घाते -6 को माइक्रो कहते हैं और इसे ये स्मॉल एम है स्टाइल वाला, इसको म्यू बोला जाता है। ये इसको यम मत समझिएगा, ये म्यू है, एक ग्रीक अक्षर है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 10 के घाते -3 को मिली कहते हैं और इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। 10 के घाते -2 को सेंटी कहते हैं, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। और 10 घाते -1 को डेसी कहते हैं और इसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। यहाँ पे ये मिली को भी एम से डिनोट किया जा रहा है और मीटर को भी, लेकिन मिली जानते हैं, मिली एक अभी मतलब अशुद्ध मान है। इसके साथ अगर ग्राम जुड़ा हुआ है तो या एमजी लिखोगे। यहाँ पे मिलीमीटर अगर है तो एमएम लिखोगे, है ना। एमएम कहते हैं कि नहीं, इतने एमएम की प्लाई है तो उसको मिलीमीटर कहा जाता है, तो डबल एम लिखा जाता है। समझ गया ना, मिलीमीटर। अभी पैमाना मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये माइनस वाले हो गए बच्चों। अब इसी के नीचे प्लस वाले लिखिए। प्लस में आते हैं, 10 के घाते +18 लिखिए। 10 के घाते +18 को हम क्या कहेंगे? एक्सा। क्या कहेंगे? एक्सा। और इसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई, एक्सा इसको बोलते हैं। आगे लिखिए, 10 के घाते 15, 10 के घाते 15 को पेंटा बोलते हैं और इसे कैपिटल पी से डिनोट करेंगे। आगे लिखिए, 10 के घाते 12, इसको टेरा बोलते हैं बच्चों, इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, टेरा। प्रश्न दे देता है 1 टेरा कितने के बराबर होता है? तो 10 घाते 12 ऐसे आप याद रखोगे। ऑप्शन में रहेगा 10 घाते 12, 10 घाते 13, 10 घाते 14, 10 घाते 15। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। तो अब आप ऑप्शन याद रखोगे एकदम तो कर पाओगे। तुक्का मारोगे तो लग गया तो लग गया, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे लिखिए, 10 के घाते 9, इसको जीगा बोलते हैं, जीगा। कैपिटल जी से डिनोट करते हैं इसको, जीगा। आगे लिखिए, 10 के घाते +6, 10 घाते 6 लिखो, इसको मेगा बोलते हैं। संकेत में लिखिए कैपिटल यम। आगे लिखिए 10 घाते 3, अब ये जाना सुना शब्द मिलेगा आपको, किलो। 10 घाते 3 को किलो कहते हैं बच्चों और इसको स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखिए 10 घाते 2, इसको हेक्टो बोलते हैं। और अगला लिखिए 10 हेक्टो का स्मॉल एच, किलो का स्मॉल के आपको बताए थे पहले ही, और हेक्टो का स्मॉल एच। और लास्ट लिखिए 10 का डेका होता है बच्चों। डेका का संकेत हो जाएगा स्मॉल डी स्मॉल ए, डीए लिख देना स्मॉल में, स्मॉल लेटर में डीए लिख देना। आप 10 घाते 1 भी लिख सकते हैं, 10 को घाते 1 छिपा रहता है बच्चों। अब चलिए पैमाना की बात करते हैं बच्चों। इतना आप लोग जान गए, अब हम लोग जानेंगे पैमाना। ठीक है,
अच्छा, इस पे देखो कभी कभी ऐसे 10 के घाते माइनस 18 एट्टो बराबर क्या होता है, इतना मीटर लिखेंगे, मतलब एक एट्टो लिखेंगे, एक एट्टो बराबर, इसका मतलब समझो पहले, एक एट्टो बराबर होता है 10 घाते माइनस 18 मीटर। ये सारे मान किसमें हैं बच्चों, मीटर में, मतलब एमकेएस सिस्टम में लिखे गए हैं सारे मान, ठीक है। मीटर किग्रा सेकेंड जो पद्धति आपको पढ़ाई गई थी उसमें ये सारे मान लिखे गए हैं। सबके बगल में अगर मीटर लगाओगे तो मीटर मीटर मीटर, किग्रा लगाओगे तो किग्रा किग्रा किग्रा, और सेकेंड लगाओगे तो सेकेंड, ठीक है। तो एक एट्टो बराबर 10 घाते माइनस 18 मीटर होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। और अगर हमें एक मीटर में कितना एट्टो होता है ये निकालना है, तब कैसे निकालोगे देखो, तो ये सीखो आप। एक एट्टो बराबर, इसी को हम लिख सकते हैं 10 घाते माइनस 18 गुणे 1 मीटर लिख सकते हैं, बोलो। अगर इसमें एक का गुणा करें तो क्या मान बदल जाएगा, एक सबका गुणज होता है। अगर 5 को 5 गुणे 1 लिख देंगे तो क्या मान बदल जाएगा, 10 को 10 गुणे 1 लिखेंगे तो मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। उसी प्रकार 10 घाते माइनस 18 को 10 घाते माइनस 18 गुणे 1 हम लिख सकते हैं बच्चों। अब बताइए 10 घाते माइनस 18 को अगर इधर लाएं, तिर्यक गुणा करें तो एक एट्टो बटा में 10 घाते माइनस 18 बराबर इधर 1 मीटर बचेगा बच्चों। और आप जानते हो जब घात ऋणात्मक हो तो ऊपर ले जाते हैं, अगर हर का घात ऋणात्मक है तो इसको ऊपर ले जाइए, और जैसे ही ये ऊपर जाता है इसका घात क्या बन जाता है, प्लस। और ऊपर जाएगा तो जो भी ऊपर लिखा रहता है उसमें गुणा करता है नंबर में, तो 1 इंटू 10 के पावर 8 एट्टो हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका 1 मीटर बराबर मान आ गया। 1 मीटर में कितने एट्टो, इतना एट्टो। उल्टा पूछ देता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब अगर कहेगा 1 मीटर में कितने नैनो, 1 मीटर कितने नैनो के बराबर होगा, तो 10 घाते प्लस 9 होगा। और 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 10 घाते माइनस 9 कहोगे। देख लो, अगर इधर से पूछ रहा 10 घाते माइनस 9 बराबर, तो यहां 1 छिपा है, 1 नैनो बराबर, यहां सबके आगे 1 छिपा है कि नहीं, छिपा है ना। तो 1 नैनो बराबर 10 घाते माइनस 9 मीटर। तो 1 मीटर अगर निकालना रहेगा तो ये नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, घात चेंज हो जाएगा, इसका घात धनात्मक हो जाएगा बच्चों। किसी भी ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए हम उसको बटे में 1 लिख देते हैं। 10 घाते माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बटे 10 घाते प्लस 2, और इसको हल करेंगे तो 1 बटे 100 आएगा। और अगर लिखा है बच्चों 1 बटे 10 घाते माइनस 2, तो इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए 1 बटा करके लिखते हैं। तो देखो आप उसी नियम से चलो, इसको 1 बटे 10 घाते 2 लिख दो, तो मेन बटा का चिन्ह हाई ना है, तो इसमें इसका भाग दोगे तो भिन्न पलट के गुणा करेगा कि नहीं करेगा बताओ। तो 1 गुणे 10 घाते 2 बटे 1 कुल मिला के 100 आ जाएगा कि नहीं, तो इसका मान 100 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। उसी प्रकार 10 घाते माइनस 2 का मान 1 बटे 100 आएगा। क्लियर है ना। तो यहां अभी इस पे और भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बोडो मास का नियम जब पढ़ाऊंगा तो इस पे हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे। चलो बच्चों आगे लिखते हैं हम लोग। अब ये मेथड समझ गया ना, इसी तरह से सबको बदल लेना। अगर कहीं लिखा हुआ है, कभी कभी दे देता है कि मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, बबुआ 10 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। कक्षा 10 वाले बच्चे पढ़ेंगे विद्युत वाले में, जब विद्युत चैप्टर आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसमें सवाल में लिखा रहेगा 10 मिली एम्पियर, और बच्चे 10 मिली एम्पियर मतलब आई का मान 10 मिली एम्पियर रख करके लगा देते हैं, सवाल गलत हो जाता है। आपको मिली शब्द हटाना है। फिजिक्स में बच्चों सिर्फ एमकेएस पद्धति हल होती है, ज्यादातर मैक्सिमम न्यूमेरिकल में एमकेएस पद्धति लागू होती है। तो यहां पर ये मिली लगा दोगे तो सीजीएस पद्धति हो जाएगी, और सीजीएस पद्धति लागू हम तब करेंगे जब सारे मान सीजीएस पद्धति में हो। तो सीजीएस पद्धति के कैसे मन हो आपको याद है, सीजीएस पद्धति पे वैज्ञानिकों ने ज्यादा चर्चा ही किया है। एमकेएस पद्धति को डिटेल में आप पढ़े हो तो एमकेएस पद्धति में इसको आप चेंज कर करके ही सवाल लगाओगे। तो इस मिली को हटाओगे बबुआ, तो जब मिली हटेगा तो जानते हो क्या आएगा, 10 घाते माइनस 3 एम्पियर। देख लो मिली बराबर क्या लिखा हुआ है, देखो अब इस मिली शब्द की जगह पे क्या आ जाएगा, मिली की जगह लिख दोगे 10 घाते माइनस 3, क्योंकि 1 मिली बराबर 10 घाते माइनस 3 मीटर होता है। और देखते हैं कैसे बच्चों, आप पैमाना पढ़ोगे मिली सेंटी डेसीमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मीटर चौथे स्थान पे होता है, मतलब 1000वें स्थान पे 1000 गुना बड़ा होता है। मतलब 1 मीटर बराबर होगा 1000 मिली के, बोलो तो 1 मिली बराबर है 1000, नीचे जाएगा कि नहीं, तो 1 बटे 1000 मीटर बराबर 1 मिली, बोलो बबुआ। 1000 को 10 घाते 3 लिख सकते हैं, और 10 घाते 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 घाते माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं, बोलो। 1 मिली देखो आ गया ना बन के, 1 मिली बराबर कितना होता है, 10 घाते माइनस 3, यही ना लिखवाया गया है, बना कैसे देख लो वहां पे।
तो अब आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे ये आप जानिए, दिमाग लगाइए, रात दिन याद करिए, जैसे गाना याद करते हैं उसी तरह से इसको भी याद करिए। अब हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं पैमाना। बच्चों लिखिए पैमाना। पैमाना, पैमाना में सबसे पहले आपको इस तरह से एक डिजाइन बना लेनी है बच्चों। ये सिंपल सा डिजाइन है। सबसे नीचे धनात्मक वैल्यू होती है मिली। लंबाई की सबसे छोटी ये नहीं है, लेकिन लंबाई की जो पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव जो मान होता है वो मिली होता है। सबसे छोटी वही क्या लिखे थे, एट्टो लिखे थे ना, वही है। अब छोटे में जाओगे तो उसका कोई अंत नहीं, वैज्ञानिकों ने और बना ही दिया होगा, लेकिन बुक में तो एट्टो ही सबसे छोटा दिया, 10⁻18। तो मिली हो गया बच्चों। इसके बाद ऊपर होता है सेंटी। मिली से 10 गुना, जैसे ही एक सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे बच्चों, उससे 10 गुना बड़ा मान आपको मिलता चला जाएगा। अब मिली के पास अगर 1 रुपया है तो ये 10 मिली जब रहेगा तो 1 सेंटी के बराबर होगा। जैसे 1 रुपया और 10 रुपये का नोट, तो ये 1 है तो ऐसा 10 रहेगा तो इसके बराबर होगा, समझ गया ना। तो इसका ये 10 गुना होता है। इसके ऊपर होता है डेसी। अब देखो ये इसका 10, लेकिन इसका कितना, इसका तो 100 हो गया ना, क्योंकि इसका ये 10 गुना, इसका ये 10 गुना, तो 10 गुना ये 10 गुना 10 दाम में 100 गुना में इसका हो गया ये। तो 1 मिली में 1/100 डेसी होता है। 1/, अब वो कैसे भी मैं बताऊंगा, मिली सेंटी डेसी। अब यहां पर देखो 3 चीजें होती हैं। यहां पर ग्राम होता है, यहां मीटर भी होता है, यहां लीटर भी होता है। अब इसका तरीका क्या है, जब मिली को मीटर में पढ़ना होता है तो मिली, अगर मीटर में हमको मापन करना होता है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर यहां डेका पढ़ते हैं, यहां डेका पढ़ते हैं बच्चों, और फिर यहां पे हेक्टो पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं, और यहां पर किलो पढ़ते हैं बाबू। ये हो गया किलो। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। और अगर ग्राम में पढ़ना है बच्चों तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। लीटर में पढ़ना है तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब चलिए इकाई दहाई से इसका मान लिखते हैं। इसको हम कहेंगे इकाई। इकाई का मतलब 1। ये दहाई है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इकाई दहाई करने पर जितना आएगा उतना डायरेक्ट उसका मान लिख देते हैं। अगर मैं कहूं 1 किलो में कितने हेक्टो, तो इससे ये 10 गुना छोटा है ना, तो ये 10 होगा। ये अकेले इसके 10 के बराबर है, क्योंकि इसका ये 10 गुना बड़ा है ना, तो ये 10 रहेगा तब इसके बराबर होगा। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे इकाई दहाई करके उतना ही लिख देंगे। मतलब इकाई दहाई 10 का मतलब, दहाई का मतलब 10, ये सैकड़ा है, सैकड़ा माने 100, 1000, 10,000, 1 लाख, फिर 10 लाख। ठीक है बच्चों, हो गया ना, 3 2 5 3 3 6। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 किलो में कितने मिली, 10 लाख मिली। अगर 1 किलोमीटर बराबर कहे कई मिलीमीटर, तो आप कहोगे 10 लाख मिलीमीटर। और उसमें मैं सीजीएस पद्धति में पढ़ा रहा था कि जब सीजीएस पद्धति में सेंटी बताया गया था तो 1 किलोमीटर को कितना लिखते थे हम लोग, 1 लाख सेंटीमीटर लिखते थे। दिक्कत होता था ना लिखने में, इसलिए फिर वैज्ञानिकों ने क्या किया, बड़ा मात्रक बनाया। तो ये है, आप लिख लीजिए, और इधर से उतरेंगे तो यही चीज मिलेगा आपको, हेक्टो, डेका। इसका यूज कैसे करना भी मैं समझा रहा हूं। ग्राम, मीटर, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। नोट कर लीजिए। इधर से अगर इकाई दहाई करेंगे तो 1 मिली में अगर कितना सेंटी लिखना है तो 1 बटे, ये क्या हो जाएगा, 1/10 लिखोगे। ये हो जाएगा 1/10 घाते 2, ये हो जाएगा 10 घाते 3, ये 1/10 घाते 4, ये 1/10 घाते 5, ये 1/10 घाते 6। चीज वही है बच्चों। क्या इसको 10 घाते 6 नहीं लिख सकते। अब ये है नीचे से ऊपर, देखो तीर देखना, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो ऐसे लिखेंगे, नीचे से जब ऊपर का मान बताना रहेगा तो ऐसे बटे में लिखेंगे। यूज अभी मैं समझा रहा हूं, पहले ये चित्र बना लो, जैसे बनाया गया वैसे बनाइए पहले अच्छे से। नोट हो गया। पूछे हम, पहले मैं समझा देता हूं बच्चों। देखो जैसे पूछेगा, ऊपर से यहां से पूछेगा तो बच्चे बड़ा सही बता देते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम,
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 ग्राम। और जानते भी हो, रटा गया, हमारे सामान खरीदते हो 1 किलो 1000 ग्राम तौल के देता है कि नहीं देता है दुकानदार? 1000 ग्राम इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे तौल करके दे देता है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम इकाई दहाई करके देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और अगर कहा जाए 1 किलो में कितने सेंटीग्राम, तो बताई दोगे। डेसीग्राम पूछेगा तो यहां डेसी है, यहां से इकाई दहाई करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 1 किलोग्राम में एक डेसी, 10,000 डेसीग्राम होगा। लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछ दिया जाए कि 1 डेसी में कई किलोग्राम, तो अब वही बटा में बोल देंगे बच्चों, 1/10,000 किलोग्राम बोल दोगे। आइए इसको प्रूफ करते हैं। 1 किलो बच्चों, 1 किलोग्राम बराबर कितने डेसीग्राम? 10,000। 10,000 डेसीग्राम बबुआ, ठीक है ना, दिख रहा है। अब हमें यह निकालना है कि 1 डेसीग्राम में कितने किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर, इसको क्या हम लिख सकते हैं? 10,000 गुणे 1 डेसीग्राम लिख सकते हैं क्या? बताओ, कोई गुना हो गया? 10,000 में 1 का गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। अब कोई भी चीज बराबर के उस साइड अगर गुणा कर रही है, इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाता है? भाग करेगी बच्चों। तो यह हो जाएगा इतना किलोग्राम, इधर हो जाएगा 1 डेसीग्राम। अब इसको अगर घात के रूप में लिखें बच्चों, तो 1 पे 4 शून्य है, तो हम इसको 10⁻4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यही 10⁻4 अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। खैर, हमें यहां पे दिखाना है आपको। 1 डेसीग्राम में देखो 1/10⁻4 आया कि नहीं आया? अब यहां से भी देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 1 डेसीग्राम में 1/10,000 किलोग्राम होगा। यहां से इकाई दहाई करेंगे। यहां से अगर पूछ रहा है कि 1 डेसी में कितने किलोग्राम, तो इकाई दहाई यहां से करिए और 1 करके उतना बोल दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 1/10,000 किलोग्राम, ऐसे बोलोगे। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि 1 सेंटी में कितने डेसीग्राम, तो इकाई, दहाई, नीचे से ऊपर वाला पूछा जा रहा है, बटे में बोलोगे। इकाई, दहाई मतलब 1/10, ढाई से। 1 मिली में कितने सेंटी, इकाई, दहाई 1/10। अगर 1 सेंटी में कितने मिली, ऊपर से नीचे सीधे 10। फिर से 1 मिली में कितने ग्राम, तो नीचे से ऊपर बोल रहे हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1/1000। ऊपर से नीचे 1 ग्राम में कितने मिली, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 सीधे बोलोगे। तो बड़े वाले से छोटे वाले को जब हम देखो, बड़ी नोट को छोटे नोट में जब आप कन्वर्ट करते हो तो बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है। 1000 का अगर नोट है आपके पास, 500 का नोट है और 10-10 का नोट ले लीजिए, आपको बहुत ज्यादा, आपको कितना नोट मिल जाएगा? 50 ठो। 50 दहा में 500, 50 नोट मिल जाएगा 10-10 को। और उसको हाथ में ले लेंगे, लगेगा बहुत सारा पैसा है, 500 रुपया है। तो उसी तरह से जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बहुत ज्यादा मान हमको मिलता है, जबकि वो दोनों इक्वल ही होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तौलने वाला बस बटखरा जो होता है वो चेंज हो जाता है बच्चों। ठीक है, समझ गए ना? अब चलो बताओ, 1 ग्राम में कितने डेका? 1/10। 1 ग्राम में कितने हेक्टो? अभी कुछ लोग 1/10 कर रहे हैं भाई, नीचे से ऊपर बता रहा हूं बेटा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा 1/100 बोलो। और 1 हेक्टो में कितने ग्राम? बहुत बढ़िया। 1 हेक्टो में कितने डेसी? 1 डेसी में कितने हेक्टो? वेरी गुड, शाबाश। तो ये आ गया आपके समझ में। अब हम लोग चलते हैं आगे, अगले पड़ाव। बच्चों, सौर दिवस होता क्या है ये हमें जानना है। सौर दिवस कहते हैं मतलब एक सूर्योदय से लेकर के अगले सूर्योदय के बीच के समय को। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय। ठीक है, देखो बच्चों, टेम्परेचर को हम लोग कितने तरह से मापते हैं? 3 तरह से मापते हैं बच्चों। एक होता है फ़ारेनहाइट, जिसमें बुखार नापा जाता है आपका। आप जाते हो डॉक्टर पास, डॉक्टर थर्मामीटर लगाता है, कहता है भैया 100 डिग्री बुखार है। लेकिन आप उसको क्या समझते हो? 100 डिग्री सेल्सियस समझ लेते हो कि हमको 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है। आप जरा भी ये नहीं समझ पाते हैं कि 100 डिग्री का मतलब क्या होगा। 100 डिग्री सेल्सियस जानते हो? 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भाप बन करके उड़ जाता है, खोलने लगोगे, फोचे पड़ जाएंगे, मर जाओगे। आप 48 डिग्री टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते हो गर्मी के दिनों में, त्राई त्राई मच जाता है। आप 100 डिग्री बर्दाश्त करोगे? मर जाओगे कि जियोगे? मर जाओगे। तो वहां पे जो 100 डिग्री वो बताता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है बच्चों। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। और इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, फ़ारेनहाइट। ठीक है। और एक होता है सेल्सियस, इसको इधर सी पीछे बनाते हैं, सी लिख करके पीछे गोला बना देते हैं, छोटा सा जीरो, इसको डिग्री सी पढ़ते हैं। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे? डिग्री सेल्सियस। ये बड़ा मात्रक होता है बच्चों। ठीक है, ये इससे बड़ा है। 37 डिग्री, ये 37 डिग्री रहेगा तो ये 98.4 रहेगा।
इसके ये 98.4, तो ये 37 रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे, तो ये बड़ा ना हुआ। तो और एक होता है केल्विन बच्चों, केल्विन में भी हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मापते हैं। आप मूल मात्रक पढ़े थे ना, 7 मूल मात्रक पढ़ाए थे, तो उसमें लिखवाया था मैंने ताप का मात्रक केल्विन लिखवाया था मैंने, तो ये वही केल्विन है बच्चों। तो ये 3 तरह से टेम्परेचर को मापा जाता है, ठीक है। इनमें क्या रिलेशंस होते हैं, चलिए समझते हैं उन रिलेशंस को बच्चों। फारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस में जो रिलेशन होता है उसका एक फार्मूला है, नोट कर लीजिए। K बराबर C प्लस 273.15 इतना होता है, लेकिन ये शुद्ध मान है बच्चों। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राउंड ऑफ के नियम से 273 ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.81 होता है, लेकिन आप कभी कभी देखे होंगे 10 लिखा जाता है, वही चीज है यहाँ पे। अब 1.0 पॉइंट के बाद 15 है, इसको ये नगण्य मान लिया जाता है कि बहुत छोटा है, इसलिए 273 हम मेजर करते हैं। ये शुद्ध रूप में लिखिए, बाकी तो आप जानते हैं कि 273 लिख करके हम लोग सवाल को लगा सकते हैं। तो एक पहला इन दोनों में रिलेशन हो गया, ये केल्विन और सेल्सियस के बीच रिलेशन का फार्मूला हो गया। एक फार्मूला होता है जो कक्षा 8 में आप लोग पढ़े होंगे, क्या C/5 बराबर F माइनस 32/9 है ना। ये वह फार्मूला है जो सेल्सियस और फारेनहाइट में संबंध को बतलाता है, ठीक है बच्चों। अगर यहां से C का मान निकाल करके यहां रख दें तो यहां क्या रखेंगे, K माइनस 273। बोलो यहां पर अगर K माइनस 273/5 बराबर F माइनस 32/9 लिख दें तो ये फारेनहाइट और केल्विन में संबंध का सूत्र बन जाएगा। लिख ही देते हैं, K माइनस 273.15/5 बराबर F माइनस 32/9। ये फारेनहाइट और केल्विन के बीच रिलेशन बताने वाला फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले अगर आप याद किए हो बच्चों, तो तापमान से संबंधित कोई भी सवाल आएगा कर जाओगे, हल कर जाओगे बच्चों, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, हेडिंग डाल दीजिए फटाक से, सदिश राशि और अदिश राशियों के नाम। सदिश और अदिश राशियों के नाम, आपने हेडिंग क्या डाला, सदिश राशि या सदिश राशियां या अदिश राशियां। तो उसमें 2 लाइन लिख लीजिए जरा, डैश देके लिखिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियां कहते हैं। या जबकि लिख दो, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अभी और भी हैं, फिलहाल मूल राशियां जैसे इसमें, अब इसमें लंबाई देखो, लंबाई में बकरी पे आ रहा तो कंफ्यूज नहीं ना होगे, लंबाई क्या है उसमें आया था ना मूल राशि में, तो वहां से पकड़ लोगे कि वो लंबाई मूल राशि है, अदिश राशि होगा, भले बकरी पे आया है तो कैसे, ठीक है। लेकिन इसमें देखो वेग आया है मूल राशि में, बल आया है, त्वरण आया है, विस्थापन समय का वेग आया है, नहीं आया है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सही पढ़े हो। तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारे गणितीय सिंबल हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी सवाल में अगर ये सिंबल आए हो और आप ना जानते हो तो कैसे सवाल को सॉल्व करोगे। तो इसको हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। कल की क्लास यही होने वाली है, सिंबल्स को जानना। तो 10 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, ठीक है।